नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। मैं सूरज यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी। इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों के लिए लाता हूं भूत प्रेत और काली शक्तियों की डरावनी और सच्ची कहानियां। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी हो चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से तो कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी रियल स्टोरीज़ पता करने का और डालने का। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो आज की कहानी है मेरे ही ऑफिस के एक ड्राइवर साहब अरमान अंकल की। अरमान अंकल की एज लगभग 50 साल है और ये मेरे ऑफिस में हमसे भी पहले से काम करते हैं। यहाँ इनकी अपनी भी 1-2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं किराए पर, और ये हम एज ए ड्राइवर भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं, साहब लोग की गाड़ी चलाते हैं। अब वीकेंड्स पे क्या होता है कि जब हम लोग पार्टी वार्टी करने के लिए या घूमने के लिए या फिर कहीं किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो इनको अपने साथ ले जाते हैं। इन्होंने, आप समझ लीजिए, इतना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का इनको, हम अपनी ड्राइविंग से भी ज़्यादा इन पे सब विश्वास करते हैं ऑफिस में। और अंकल हमारी कभी बात नहीं टालते। इनका अपना परिवार भी रहता है यहाँ पर। हर कोई चाहता कि अपना वीकेंड में अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन फिर भी हमें कभी मना नहीं करते। इतने अच्छे अंकल हैं ये। तो कहानी है इस बार की हमारी वृंदावन मथुरा की ट्रिप की। तो जैसे ही मथुरा वृंदावन का नाम आया तो राधे राधे बोलना तो बनता है। राधे राधे। तो अब अंकल ने हम सबको एक स्पॉट से उठा लिया। हम सब लोग एक जगह पहुंच गए, मतलब ऑफिस ही पहुंच गए समझ लो आप, जिसमें कि मेरा दोस्त अंकित, उसकी फैमिली, मैं और एक और दोस्त है हमारा अनिल। तो हम सबको पहले से प्रोग्राम बना हुआ था हमारा कि वहाँ जाना है, तो हम फ्राइडे शाम को ही निकल लिए वहाँ से। अभी हमारा ये नोएडा एक्सप्रेसवे आया ही था, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा था, 9 बज गए लगभग। तो मैंने अंकल से बोला, आप जानते हो ना कि आदमी जिस फील्ड में काम करता है सिर्फ वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। हालांकि काम तो मैं कुछ और भी करता हूँ भाई, नौकरी तो है। तो आदमी जिस चीज़ के जिस टॉपिक पे काम कर रहा होता है ना आजकल, उसके दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा रहता है। तो आप जानते हैं मैं आजकल आप लोगों के लिए ये डरावनी भूत प्रेत जिन आत्माओं की कहानियाँ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। अब ये लेके कहाँ से आई जाएं, इसके लिए ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की, ताकि किसी के एक्सपीरियंस हो तो वो आपको बता दे। तो ऐसा ही मैंने इन अंकल के साथ भी किया। तो मैंने बोला, अंकल आप इतना पूरे इंडिया में आप बताते हो, मैं घूम चुका हूँ, तो आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई क्या? अब जैसे ही मैंने उनसे ये बोला ना कि कोई भूत प्रेत वाली घटना हुई, ये हुई, तो आप जानते हैं लेडीज़ लोग, मेरी वाइफ और मेरे दोस्त की वाइफ जो है, वो बोलती भैया आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाते हुए भी ना आप यहाँ भी शुरू हो गए। तो मैंने बोला, अरे भाभी काम ही तो है, मुझे एक स्टोरी मिल जाएगी अगर अंकल के पास कोई होगी तो इतने अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा हुआ तो था, लेकिन आप लोग कहाँ आजकल की जनरेशन वाले विश्वास करते हो ये सब चीज़ें। तो इतने ही गौतम पीछे से बोलता है कि अरे अंकल विश्वास तो छोड़ो, ये जो बैठा है ना ये सूरज, ये आजकल ऐसी ही वीडियोस बनाता है, इसका चैनल है और ये वो, उसने सारी कहानी बता दी। तो अंकल बताते हैं कि हाँ बेटा मेरे साथ अभी तो कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। तो वो अपने गले में एक ताबीज़ दिखाते हैं, बोलते हैं कि जब से ताबीज़ मेरे गले में है, जब से तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कहानी है जब ये ताबीज़ मेरे गले में नहीं हुआ करता था। तो मैंने सोचा अंकल होगी 2-4 साल 5 साल की बात आपकी हो सकता है। बोला नहीं बेटा मेरी उम्र आज लगभग 50 साल है और ये कहानी है मेरी लगभग 16 साल की उम्र की। और आपको शायद पता नहीं है कि मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं। तो मैंने बोला अंकल क्या आप मथुरा वृंदावन के ही हैं क्या? बोला नहीं बेटा मथुरा वृंदावन मुझसे मेरे गाँव से बाहर आता है, मैं असल में अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब वो 16 साल के थे उनके पीछे एक जिन पड़ गया था। तो अंकल बता रहे थे कि ये गर्मी का टाइम था और पैसे वैसे हम लोग कुछ अपनी दुकान पे खास कमा भी नहीं पाते थे,
ये दरअसल अपने पिताजी के साथ, इनकी रज़ाई गद्दे की दुकान थी। रज़ाई गद्दे में जो रुई भरते हैं, आप लोग जो पुराने लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि आजकल तो हम लोग ब्लैंकेट्स और रेडीमेड रज़ाइयाँ ले आते हैं अपने लिए, लेकिन पहले के लोग रज़ाइयों में रुई भरवाया करते थे। तो ये ऐसी ही इनकी एक शॉप है जो कि इनके गांव में थी। आप जानते हैं गांव के लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड ही रज़ाइयाँ वो बनवाते हैं। ऐसा नहीं कि हर महीने रज़ाई बन रही है, और गर्मियों में तो कौन ही रज़ाई बनवाता है। तो ये बता रहे थे कि उस टाइम पे ऐसा कुछ काम वाम खास चल नहीं रहा था। अब्बा ने बोला उस टाइम कि भाई एक काम करो कि तुम कोई रात को कुछ काम वाम ढूंढ लो। अब ये अरमान अंकल 16 साल का लड़का, अब घर की प्रॉब्लम तो दिख रही है, तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो मैं पता करता हूँ कहीं किसी से। तो इन्हें इनका एक दोस्त बोलता है कि अरमान देख भाई, मैं ना शादियों में क्या करता हूँ, हेल्प के लिए चला जाता हूँ, लोगों की मदद करने के लिए, भाई सामान उठवाना, खाना खिलवाना और ये सब, तो मुझे पैसे वैसे मिल जाते हैं। तो बोला अगर तू कहे तो मैं बात कर लूँ जिनके थ्रू हम जाते हैं। तो बोला हाँ यार मेरे को भी बोल देना। और उस टाइम के हिसाब से कुछ पैसे, वाजिब पैसे मिल जाते थे इनको, जिससे इनका काम चल जाएगा। रात के काम के थोड़ी सी देर काम होता है, शादी आप समझ लो 4-5 घंटे में शादी पूरी निपट जाती है। तो बोला हाँ ठीक है मैं चला करूँगा। अब ये जाना शुरू कर देते हैं ऐसे ही शादियों में काम के लिए। आप जानते कि शादी कितनी ही जल्दी भी होती होगी उस समय में, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो जब शायद पैदा भी नहीं हुआ था। तो कितनी भी जल्दी समझ लो आप शादी, तो शादी होते होते और सारा काम समेटते समेटते, फेरों को अलग कर लो आप, अगर हिंदू वेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो फेरों को आप अलग कर लो, तब भी रात को 12-1 तो आराम से बज जाते थे। तो अक्सर इनका जो टाइम था वापस आने का, ये लगभग 1 से 2 बजे के बीच में ही रहता था। और ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा अपने गांव में ही काम मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अब इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। गर्मियों का टाइम है और शादियां हो चुकी हैं शुरू। भाई पहले से जा रहे हैं, 2-3 शादियों में ऐसे हो आए हैं। आप जानते हैं सीज़न है, इस सीज़न में लगातार शादियां पड़ती रहेंगी। तो ये जा रहे हैं। और आज क्या है ना, ये हर बार ही लगभग बिल्कुल सच संवर के जाया करते थे। ऐसा ना लगे कि यार वेटर का काम करता है लड़का, तो ऐसे ही होगा किसी उठाए गिरे घर का। और देखने में हैंडसम ये अंकल आज भी कम नहीं है और उस टाइम भी कम नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सच संवर के जाया करते थे और उस टाइम का परफ्यूम यानी कि इत्र लगाकर अपना, ताकि एकदम लगे हाँ यार जेंटलमैन टाइप लड़का है, कोई और काम वाम मिल जाए अच्छा हो सकता है। अब आज का काम ख़त्म होता है तो इनके साथ के दोस्त वोस्त जो हैं वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में पड़ता है एक फाटक, रेलवे फाटक। जैसे मान लीजिए आपको सीधा सीधा जाएंगे तो काफ़ी घूम कर इनके जो गांव है वो लगभग 4-5 किलोमीटर का गोल चक्कर लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर आप ट्रैक्स की तरफ से चले जाओ तो मुश्किल से मुश्किल आप समझ लीजिए कि 1.5-2 किलोमीटर में इनका गांव आ जाएगा। तो ये लोग अक्सर क्या किया करते थे कि उस ट्रैक का सहारा ले लिया करते थे जब भी इस तरफ जाना होता था कहीं शादी में। तो आज ये लोग जा रहे हैं और वो 4-5 लोग थोड़ा सा आगे निकल गए हैं और अरमान अंकल थोड़े से स्लो। आप जानते हैं किसी दिन आदमी थोड़ा ज़्यादा थक जाता है और कभी फुल फुर्ती रहती है। तो आज समझ लो आज उन 4-5 लोगों में बहुत फुर्ती है और ये हमारे अरमान अंकल जो हैं ये थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मतलब 2-4 कदम वो लोग आगे हैं, 2-4 कदम ये पीछे हैं, बस इतना, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब इन्हें अरमान अंकल को एक 50-55 साल की, 50-55 साल समझ लो कि एक हट्टी कट्टी आंटी जी दिखाई देती हैं। अम्मा ने वही सलवार कमीज डाली हुई है और कोई वाइट कलर की नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अब किसी औरत का जिक्र आया है, ऐसे सुनसान रास्ते में तो वाइट कलर के कपड़ों में दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल सादे कपड़ों में, अब रंग तो उन्हें याद नहीं है अभी, सादे कपड़ों में एक औरत है, सर पर दुपट्टा रखा हुआ है, हट्टा कट्टा शरीर दिख रहा है, मतलब समझ लो किसी पहलवान की माँ है। तो उन्हें रेलवे ट्रैक्स पर चलता हुआ देखते हैं हमारे अरमान अंकल। अब चलते चलते वो रुक जाती हैं तो पीछे पीछे ये लोग। और मज़े की बात क्या है कि दिखी सबको हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इतना हेल्पफुल नेचर है इनका। और नेचर तो आप जानते हैं कि शुरुआत से ही ऐसा होता है, इंसान का जन्मजात ही होता है। तो सब लोग 4-5 लोग तो आगे निकल गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं, कोई औरत जा रही है इतनी रात को, इतनी भाई
50-55 साल की औरत तो आप बूढ़ी समझ लो, मतलब बूढ़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक एजड औरत हैं ये। तो उनको देख के कोई नहीं रुकता है, लेकिन अरमान अंकल हमारे रुक जाते हैं कि अम्मा जी कहाँ इतनी रात को कहाँ जा रही हैं। तो वो अम्मा जी से बात करने लगते हैं और ये दोस्त थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। आप समझ लो कि बात करते करते वो लोग रुके हैं नहीं। बोला इसकी तो आदत ऐसी है, जहाँ किसी को प्रॉब्लम में देखता है तो वहीं शुरू हो जाता है बस। अब वो लोग आगे निकल गए हैं और ये पीछे बात करें। बोलो अम्मा इतनी रात को कहाँ, कौन से गांव से हो, और अगल बगल जाना है तो बता दो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। इतनी रात को कोई आपका सामान वामान लूट लाट ले। तो ये अम्मा जी बताती हैं कि बेटा मैं यहाँ की नहीं हूँ और मैं बस ये आगे जा रही थी। तो बोला आगे कहाँ जा रही हो, स्टेशन तो पीछे छूट गया, आपको उस तरफ जाना है। बोला हाँ हाँ मुझे ना ट्रेन से उतार दिया था टीटी ने, तुम गलत ट्रेन में हो और तुम्हारा स्टेशन तो एक पीछे ही था, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ी दूर ही था तो स्टेशन तक पैदल ही चली जाती हूँ। तो अरमान अंकल बोलते हैं आंटी जी आप कैसा मजाक कर रही हो, स्टेशन तो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, आप 7-8 किलोमीटर रात को 2 बजे पैदल पैदल जाओगी। आप एक काम करो, मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ, आपके साथ साथ चलता हूँ और आप अभी स्टेशन पर रुक जाओ रात को, या एक काम करो हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। तो बोलती है नहीं नहीं तुम्हें परेशानी होगी, छोड़ो। तो बोला बताइए फिर मैं आपकी वो आवाज़ दे रहे हैं। बोला अरमान आ नहीं रहा क्या। बोला हाँ हाँ 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। बोला बताओ आंटी जी अगर मैं आपकी अम्मा जी कुछ मदद कर सकता हूँ तो वो अम्मा जी बहुत एक अजीब सी छोटी सी स्माइल देती हैं और बोलती हैं कि चलो मेरी एक मदद कर दो कि ये जो 2 मेरे बैग हैं ना इनको पटरियों के उस तरफ रख दो। अब अरमान अंकल एकदम कंफ्यूज्ड हैं, मतलब बस इतनी सी। तो उन्होंने सोचा हो सकता है बैग भारी होंगे, अभी उनके दिमाग में क्लिक नहीं हुआ है। तो बोला हाँ हाँ ठीक है मैं साइड रख देता हूँ, हो सकता है कि इस ट्रैक पे गाड़ी वाड़ी आ जाए तो इस चक्कर में आंटी बोल रही हैं, तो मैं रख देता हूँ कोई नहीं। अब ये अरमान अंकल उन बैग्स को उठाने की तरफ जैसे ही उन्होंने बैगों को हाथ लगाया, अब बैग बड़े बड़े हैं काफ़ी, आप समझ लो कि हर एक बैग में कम से कम 20-20 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। तो उठाते उठाते अचानक से इनको ख्याल आता है कि यार जो इंसान ये इतने बड़े बड़े 2 बैग लेके ट्रेन से उतर भी गया और 700-800 मीटर इन दोनों बैगों को उठाकर यहाँ तक ले भी आया, तो क्या वो इन बैग्स को यहाँ से यहाँ उठा के रख नहीं सकता। उन्हें अचानक से ख्याल आता है कि यार ये कोई डकैत पकैत के ग्रुप की तो नहीं आंटी, कहीं उसके ग्रुप गिरोह की हो और कुछ चाकू बाकू लगा के कहीं मुझसे छीन छान ला ले कुछ। तो पहले ही बोलते थे आंटी देखो मेरे पास कुछ है नहीं, अगर आप सोच रहे हो ना कोई लूटने फूटने का प्रोग्राम है तो मैं कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। और वो साइड हो जाते हैं। तो बोलते हैं अगर आप ये बैग जो है आप उतनी दूर से लेके आए हो तो आप साइड में उठा के खुद रख लो। बोला नहीं नहीं तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना, तो मैं भी अब तुमसे मदद लेना ही चाहती हूँ, एक काम करो ने रख दो साइड में। अब की बार वो फिर से हंसते हुए से बोलती हैं, एकदम वो अलग सी स्माइल होती है ना कुछ, कि आपको लगे कि सामने वाला कुछ प्लानिंग कर रहा है आपसे बोलते हुए। तो बोलते नहीं नहीं आप अपने आप रख लो, और ये चलने लग जाते हैं आगे। इन्हें थोड़ा शक होता है, कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं इनको और ये चलने लग जाते हैं। अब लगभग ये 10 मीटर भी नहीं चले होंगे, इन आंटी जी की आवाज़ आती है पीछे से कि अरमान ओ अरमान मेरे साथ नहीं चलेगा, अब तो मैं तुझे लेके जाऊंगी अपने साथ, या मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी। अब पीछे से आवाज़ सुनते के साथ ही इन अंकल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम कि यार ये इस अम्मा को मेरा नाम कैसे पता है। अब जानते हो ना दिमाग 1 सेकंड में क्लिक करता है, अगर करता है तो, और नहीं करता है तो करता ही नहीं, चाहे घंटे तक वो कोई सोचता रहे। लेकिन जब ही अगले ही क्षण इनको एहसास होता है कि हो सकता है मेरे दोस्त साथ जा रहे थे, हो सकता है इन अम्मा ने मेरा नाम सुन लिया हो। लेकिन ये कह क्या रही है कि या तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी या तेरे घर जाऊंगी। तो ये अंकल को अब पक्का शक हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है औरत। तो बोला ऐसा आंटी, ना तो आप मेरे साथ जाओगी ना तो मैं जा रहा आपके साथ, कहीं मैं कहाँ जाऊँगा आपके साथ, और मैं आपको घर भी नहीं ले आ सकता अपने, मैं चल रहा हूँ और खुदा हाफिज़। और ये चल देते हैं वहाँ से। अब जैसे ही ये और आगे चलते हैं यही शब्द दोबारा दोहराती हैं वो आंटी जी कि तुझे तो एक दिन अपने साथ ले जाऊंगी, जा कहाँ तक जाएगा। अब ये सुनते के साथ ये अरमान अंकल की थोड़ी सी हवा टाइट हो चुकी है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। अब 55 किलोमीटर प्रति घंटा जो बोल रहा हूँ मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब आप सोच लो कि
जितना तेज हो सकता है ना इनसे, उतना तेज भागते हुए हाँफते अपने दोस्तों के पास पहुँचते हैं। अबे यार वो औरत जो थी वो क्या क्या बक रही थी? तो उनमें से बोलता है, अबे कहीं भूतनी पूतनी तो नहीं थी? अब जिस आदमी की पहले ही सांस निकली हुई हो और पीछे से कोई ये बोल दो कि भूतनी पूतनी तो नहीं थी, बोला यार तू चुप रहे, तू खामखा की बात कर रहा है। वो पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही थी। वो ये बोल रही थी कि तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी या तो तेरे साथ जाऊंगी, पता नहीं क्या बोल रही थी वो। बोला यार थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। और ये थोड़े बोलता ना जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम लेके अपने घर पहुंच जाते हैं। अब गांव के, आप सोच लो कि गांव के तिराहे पर इनका घर है, 3 रास्ते जा रहे हैं, वो चौक पर है इन अरमान अंकल का घर। तो किसी को राइट साइड जाना है, किसी को लेफ्ट साइड जाना है। तो ये बोलते हैं भाई देखो मेरे को बहुत डर लग रहा है, तुम लोग एक काम करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो फिर चले जाना। तो सब कोई बात नहीं, चल अरमान हम तेरे घर तक चलते हैं। इनको इनके घर तक छोड़ के आते हैं और इनको अंकल को ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई आवाज़ अभी भी वही आ रही है कि अरमान चलेगा नहीं मेरे साथ, मेरी मदद नहीं करेगा तू। अब आप इनके कान बजने कह लो या इनका डर कह लो, इन्हें आवाज़ तो आ रही है। गाड़ी चलाते चलाते जब ये बता रहे थे मतलब मुझे, तो इनका चेहरा देखने लायक था। और चेहरा देखने लायक था मेरी दोस्त की वाइफ का। और मेरी वाइफ का तो आदत पड़ चुकी है उसको कि ये आजकल ऐसी कहानियाँ सुन सुन के हमें भी सुनाते रहते हैं। अब बताते हुए पक्का उन्हें एक एक बात याद थी इस वाक्य की। ये गेट खटखटाते हैं अपना और इनकी अम्मी निकलती है अंदर से। अंदर घुसने से पहले ही सारी कहानी आप समझ लो कि बड़ और सुना देते हैं सब। कि अम्मी ऐसा हुआ, एक औरत मिली और ये हुआ और वो हुआ। बोला सांस तो ले ले। तो बोला हाँ अंदर गेट बंद करो मम्मी, ऐसा ना हो मेरे पीछे पीछे आ जाए। बोला कैसी पागल हो जैसी बात कर रहा बेटा तू, कौन, कोई नहीं आता पीछे ऐसे। कोई होगी गरीब औरत जिसके पास पैसे वैसे नहीं होंगे कहीं आने जाने के, और वो क्या करे, बोली अगले स्टेशन तक पैदल पैदल चले जाऊँ रात को। यहाँ तो जानता हूँ स्टेशन पर इंसान क्या कुत्ता भी नहीं मिलता है। अलीगढ़ का दरअसल एक बहुत छोटा स्टेशन है, बीच में आता है, जहाँ की बात है ये। तो बोलो अम्मी कुछ भी था, वो ये क्यों कह रही थी कि या तो मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी या फिर तू मेरे साथ चल, मैं तेरे घर जाऊंगी या तो। बोला ऐसी वो मजाक वजाक कर रही होंगी तो ज़्यादा सीरियस मत ले उनकी बातों को, और चल रोटी वोटी खा ले। बोले नहीं खाना वाना तो मैं खा के आया हूँ, और आज ये लो मैं कुछ पैक भी करा के लेके आया हूँ। कुछ खाना मालिक ने दे दिया था वहाँ से, जिनके घर में शादी थी, कि आज मिठाई विठाई अपने घर ले जाना। अब आप लोग कुछ लोग समझ ही रहे होंगे कि हमारे जो घर वाले हैं वो क्यों मना करते हैं कि रात बेरात को, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा वहमी है इस मामले में। वो रात को कहीं मीठा नहीं ले जाने देती, मीठा, घी, ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं क्यों। कभी मीठा तो अगर रात को ले जा रहे हैं ना, उसके साथ या तो कुछ लहसुन रख देंगी, कुछ मिर्ची रख देंगी। मुझे समझ में नहीं आया आज तक क्यों रख देती हैं, लेकिन रख देती हैं। तो शायद ये जो कुछ हो रहा था उनके साथ उस मीठे की या उस इत्र की खुशबू की वजह से, या कहते हैं कि किसी किसी के ग्रह नक्षत्र बहुत कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो गेट वेट बंद करके अपना पानी वानी पी पा के ये सो जाते हैं। अब इनके घर में ज़्यादा बड़ा घर है नहीं, 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में इनके मम्मी पापा हैं और दूसरे कमरा इनका है, ये अरमान अंकल का। ये अब सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हो जिसके साथ ऐसी कोई घटना तो खैर नहीं हुई है, लेकिन आपके साथ रात को ऐसा मजाक भी कर देना तो अजीब सा मन में बैठ जाता है। अब ये लेटे लेटे सोच रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे बोल रही थी वो आंटी, अच्छा छोड़ मैं सो जाता हूँ, दिन में देखेंगे। और ऐसा कुछ है ही नहीं, या अम्मी बोल भी रही है, हो सकता कोई वो औरत वैसी रही होगी। और ये सोने की कोशिश करते हैं। मन के किसी एक कोने में अभी भी चल रहा है वही सब। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनके दरवाजे के चौखट पर, दरवाजे पर खड़े होकर वही औरत आवाज़ दे रही है,
अरमान, तू तो नहीं आया मेरे साथ, लेकिन मैं आ गई तेरे पीछे। ये आवाज़ सुनते के साथ ही मैं बोला था ना आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब तो ये भागे थे अपने दोस्तों के पास, लेकिन अब हड़बड़ाते हुए भागे हैं अपनी अम्मी के पास। और जैसे एक आप समझ लो कि 5-6 साल का बच्चा अगर डर जाए और अगर वो अलग कमरे में सो रहा है तो वो कैसे डर भागेगा ना अपनी मम्मी पापा के पास, उसी स्पीड से और उसी तरीके से भागते हुए अपनी मम्मी पापा के बीच में जाके घुस के सो जाते हैं। ज़्यादा देर तो हुई नहीं है, इनकी मम्मी जी उठती हैं। बोला क्या हुआ, आज यहाँ सोएगा क्या? बोला हाँ अम्मी, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। बोला तू अभी तक उस बात को दिल से लगाए बैठा है? बोला अम्मी दिल से लगाए नहीं बैठा हूँ, मुझे बाहर से आवाज़ आई उसी औरत की और वो बोल रही है कि अरमान तू तो नहीं चला मेरे साथ, लेकिन मैं आ गई तेरे पीछे पीछे। अब ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, 4-5 साल का या 10 साल का, 12 साल का। अब इतने बड़े लड़के की बात को कैसे इग्नोर कर दें? बोला क्या कह रहे तू? बोला मम्मी मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आवाज़ आई थी और मुझे ऐसा लग रहा है वो बाहर ही टहल रही है। बोला पागल है तू, चल एक काम कर गेट खोल के देख ले। तो बोला नहीं नहीं अम्मी गेट मत खोलो। बोला कोई नहीं है बेटा, तेरे अब्बा भी घर में ही हैं और ऐसा कुछ है नहीं और अल्लाह है सब देखने वाला, ठीक है? एक काम कर खिड़की से झांक के देख ले। हाँ अरमान खिड़की से झांक कर बाहर देखता है, लाइट वाइट कुछ ऐसी है नहीं, अंधेरा है। अब अंधेरे में उन्हें वो तिराया, मैं बता रहा हूँ 3 रास्ते मिलते हैं उस रास्ते पे उनके घर के पास सामने। उस तीनों रास्तों के बीचों बीच वही औरत वही 2 बैग हाथ में उठाए, यानी रखे हुए, हाथ में उठाए हुए, और आप समझ लो कि इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि अरमान की आंख उसकी आंख से मिले। चमकती हुई आंखें, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने भैंस, जानवर, कोई भी जानवर, कुत्ता, इस तरह के किसी जानवर की आंखों पे रात को चमकती है ना, एक टॉर्च मार दो रात को लाइट पड़ती है अंधेरे में, तो ऐसी चमकती हुई आंखें। और पीछे हड़बड़ाकर अरमान गिरता है अपनी मम्मी के पास। अम्मी देखो वही खड़ी है, आ गई मेरे पीछे तक, मैं जब ही, मेरे को नहीं रुकना चाहिए था, ये लग रहा है कोई जिन विन तो नहीं है अम्मी, है यहाँ तक कैसे आ गई मेरे पीछे, इसे कैसे पता मेरा घर यहाँ है? अब पता नहीं उनके मुंह से ऐसा क्यों निकला कि ये कोई जिन विन तो नहीं है, आज तक इनका कभी कोई ऐसा पाला नहीं पड़ा, कोई वाक्य नहीं सुना ऐसा। लेकिन घर में ऐसे शब्द तो हम सुनते रहते हैं, आत्मा, जिन, भूत, प्रेत, आजकल छोटे छोटे बच्चे डराते रहते हैं, तो इनकी अम्मी डर जाती हैं। जिन का नाम सुनते के साथ उनके अंतरात्मा तक हिल जाती है। अब जब 16 साल का लड़का, एक समझदार लड़का ऐसी बात कर रहा है तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा, और वो भी खिड़की की तरफ जाकर देखती हैं कि एक औरत वहाँ खड़ी हुई है और वो हाथ से बुलाते हुए का इशारा जैसे करते हैं वैसे, इतनी दूर है, लगभग 100 मीटर तो होगा, 100 नहीं तो 50 मीटर होगा इनके घर के सामने वो तिराया, और हाथ का इशारा करते हुए, और उसकी आवाज़ इनके कानों में इतनी क्लियर यहाँ आ रही है कि जैसे कोई बगल में खड़ा होके बोल रहा हो कि अरमान आजा, चलेगा नहीं मेरे साथ, या मैं आऊँ तेरे घर में। इसकी अम्मी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, और आप समझो कि कोई खतरा देखकर कोई माँ अपने बच्चे को कैसे अपने सीने से लगाकर और अल्लाह का नाम लेती थी। अब जैसे हमारे, जब मैं हिंदू परिवार से हूँ तो हमारे घर में क्या होगा, अगर कोई ऐसे देखेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा, भगवान का नाम लेने लगेगा, कोई मंत्र पढ़ने लगेगा जिस किसी को आते हैं, और कुछ नहीं होगा तो हे भगवान बचा लो, ये तो कम से कम करेगा ही, अपने इष्ट देव का नाम लेगा। तो यही आंटी करने लगती हैं, अल्लाह का नाम लेते हुए ये इनकी कुरान की शायद कुछ आयतें होंगी जो ये पढ़ना शुरू कर देती हैं। और कमाल की बात क्या है कि जैसे ही ये आयतें पढ़ते पढ़ते, जैसे 1 आध मिनट हो गया आयत पढ़ते हुए और डरते डरते आयत पढ़ रही हैं, और वो बोलते के साथ कि अल्लाह हमारी रक्षा करो, मतलब हिफाजत करो, और जो भी बोल रही हैं, 1 मिनट बाद फिर बड़ी हिम्मत करके ये देखती हैं उसी खिड़की से, और वो औरत अब वहाँ पर नहीं है। अब आप या तो अल्लाह की शक्ति कह लो इसको, या फिर आप कह लो कि उसे जाना ही था
कि बस वो अभी सिर्फ एक संकेत देने आई थी कि आज तो बस मैं यहीं से चली जा रही हूँ, लेकिन तुझे अब लेके जाऊँगी। रात को इसके अब्बा को उठाते नहीं है, इसके पापा को जो, और किसी तरीके से आज माँ बेटे ये पूरी रात काटते हैं, डरते डरते, मन में अल्लाह का नाम लेते हुए। और बस आज रात कट गई बस इनकी कैसे ही। सुबह होती है तो ये बताते हैं कि रात को इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और यहाँ तक देखी मैंने वो औरत, मैंने भी देखी। अब इनके पिताजी डर जाते हैं एकदम कि बेटा बोलता तो शायद वो बोलते कि बेटा तुम्हारे वन का वहम है और ऐसा वैसा, लेकिन जब खुद की बीवी बोल रही है तो वो यकीन कर लेते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि तुमने फिर गई कैसे, कहाँ चली गई वो? बोलो कुछ नहीं, मैंने जैसे ही अल्लाह का नाम जपना शुरू कर दिया, मतलब याद करना शुरू कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद ही वो चली गई। तो अरमान अंकल पूछते हैं अपने पापा से कि पापा क्या था वो? तो बोले बेटा वो, जहाँ तक मैं तेरी बात से समझ पा रहा हूँ, वो शायद जिन था। बोले जिन तो आदमी होता है? बोले नहीं, जिन जो है वो एक शक्ति होती है, वो आदमी या औरत किसी के भी रूप में हो सकती है, और इसीलिए उसे तेरा घर पता चल गया, क्योंकि जिन के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो कुछ भी पता लगा सकता है। और तूने उससे कुछ बोला था क्या कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या कुछ ऐसा जो तेरी कुछ बात अच्छी लग गई हो उसको? बोला हाँ बात, जैसा आप जानते हो कि मेरी आदत है हेल्प करने की, तो मैंने यही सब बोला उनसे कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ और वहाँ तक छोड़ देता हूँ आपको। तो बोला यही गलती होगी तुझसे। असल में क्या है कि अगर जिन को आपकी कोई बात पसंद आ जाए, मतलब उसका मन अगर आप पर आ जाए, तो फिर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। अब बेटा ये तो बहुत सीरियस मामला है, एक काम करते हैं, जाके मौलवी साहब से मिलते हैं, मौलवी साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस बारे में। जाकर वो पूरी कहानी बताते हैं मौलवी साहब को, और मौलवी साहब कुछ नहीं जानते हैं कि ऐसी कहानियाँ तो उनके लिए बहुत आम है, उनके पास कोई ना कोई आता ही रहता होगा। तो मौलवी साहब एक कच्चा तावीज़ बना कर दे देते हैं उनको। अब मैं भी पहली बार ये सब सुन रहा था कि कच्चा तावीज़, मैंने भी सुना पहली बार कि कच्चा तावीज़ बना के दे देते हैं कि एक काम करो, इस तावीज़ को भी ले जाओ और बाद में मैं आपको एक पक्का तावीज़ बना के दे दूंगा, लेकिन इसके कुछ नियम है कि ये तावीज़ एक तो ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए। तो बोला हाँ ठीक है। और ये लोग वहाँ से चले आते हैं, और वो एक दरगाह पर, जो वहीं बगल में दरगाह है, वहाँ बोलते हैं काम करो, यहाँ पे चादर चढ़ा दो और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब ईश्वर का नाम जहाँ जाता है आदमी के मन में थोड़ा सुकून आ ही जाता है। अब इनके मन में सुकून आ गया है, बोलो बस तावीज़ तो है ही मेरे पास और कोई नहीं। अब रात का टाइम होता है, शाम का 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। अरमान बोलता कि अम्मी आज भी जाना है एक शादी में, और वहाँ का वो है, और वो तो बहुत मोटी पार्टी है, वो पैसे अच्छे देंगे। तो इसकी अम्मी मना करती कि बेटा आज मत जाओ, आज सही नहीं है, कल तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ही था। अब ये अरमान अंकल बोलते हैं कि अम्मी देखो, अगर कुछ होना होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, और कुछ नहीं होना होगा तो कहीं भी चला जाऊँ, काम तो करना तो आप जानते हो ज़रूरी है, घर की हालत कितनी ख़राब है आपको पता ही है। बोलो चल एक काम कर, ध्यान से जाना, और ताबीज़ तो तेरे गले में है ही ना, अल्लाह का नाम याद करते हुए जाना, कुछ नहीं होगा। अब ये अंकल चले जाते हैं, और आज ये अपने दोस्तों को जाते हुए बोल रहे हैं, वापस आने की तो बात ही छोड़ दो, कि भाई ऐसा है, चाहे 4 किलोमीटर पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़े, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, ट्रैक वाले रास्ते से। तो आप समझ रहे हो कि एक मेजोरिटी टाइप होती है कि अगर 5-6 में लोगों में से 3-4 लोगों ने बोल दिया ना कि हाँ कोई नहीं सही कह रहा है, और यार उस दिन बता भी रहा है कि ऐसा ऐसा देखा इसने, तो तुम सब भी क्यों रिस्क ले रहे हो, एक काम करो और लंबे रास्ते से चलते हैं और थोड़ी देर और सही। तो आज ये लोग रात को ऐसे ही करते हैं, वही रात को 1-1:30-2 बजे वापस आ रहे हैं ये लोग अपने घर, और वो फाटक पार कर लिया। लेकिन ये अरमान की जो निगाहें हैं ना, वो फाटक पार करते हुए उसी ट्रैक्स की तरफ एक बार गई ज़रूर, कि कहीं वो औरत वहीं तो नहीं खड़ी है फिर से। भाई डर तो लग रहा है। और ये लोग चलने लगे फिर आगे। अब मजाक मजाक करते हुए चल रहे हैं, आपस में होते ना कि लड़के लड़के आपस में मजाक करते हुए चल रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसी मजाक वाली हाथापाई में अरमान के गले का जो ताबीज़ है वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। इनको याद भी नहीं है वो ताबीज़ कब गिरा, कहाँ गिरा, और ये फाटक पार हो चुका है अभी। फाटक पार करने के लगभग 150-200 मीटर बाद ही, आप जानते हैं कि हर फाटक के आसपास बस स्टैंड ज़रूर होगा। तो ये, अब बस स्टैंड ऐसा नहीं जैसे आजकल के बस स्टैंड होते हैं हमारे यहाँ पे, वो कवर्ड बस स्टैंड होते थे कि बारिश वारिश भी हो तो कुछ हो ना, मतलब 3 दीवारें बनी हुई हैं
और ऊपर छत और आगे से खुला, कोई गेट वेट नहीं। तो ये लोग उस बस स्टैंड के आगे से निकल रहे हैं और निकलते हुए सबकी निगाह, ये चारों तरफ आदमी निगाह घुमाता हुआ चलता है। खाली रोड है, कोई है तो है ही नहीं। तो इनका ध्यान जाता है सबका कि वही औरत जो उस दिन रात को मिली थी वो उस बस स्टैंड में खड़ी है। अंधेरा है लेकिन दिख रहा है कि वही औरत खड़ी है। मतलब ओवरऑल आउटलाइन से पता चल जाता ना कि वही इंसान है। कोई पीछे से मुझे देख के बोल दे हाँ भाई ये तो सूरज है, ऐसे। वही 2 बैग हाथ में और आंखें चमकती हुई। अब पता नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं हूं और भगवान ना करे मिलूं कभी। तो चमकती हुई आंखें और वही औरत देखते के साथ, और वो हाथ बढ़ाकर, अरमान आजा, आज तो तुझे लेके जाऊंगी अपने साथ। सुनते के साथ ही सारे लोग एकदम राजधानी एक्सप्रेस बन जाते हैं और दौड़ते हुए, आप पूछो मत, एकदम दुम दबा के भागना जिसे कहते हैं ना, शायद भागना शुरू कर देते हैं। अरमान का आप कह लीजिए कि अड़ंगी, अपने पैर में अड़ंगी लग के और अरमान गिर जाता है। असल में जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना, उसके दिल में जो डर होता है वो डर है ये गिराने वाला। बाकी सब लोग तो भाग गए एकदम से, अब अरमान गिर गया। ये लोग भागते भागते पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे कि कौन आ रहा है। मतलब हम 6-7 लोग हैं, 6-7 में से कोई एक आध पीछे तो नहीं रह गया कहीं। ये लोग दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और अरमान वहीं अड़ंगी खा के पैर से गिर गया, अपने खुद के पैर से अड़ंगी खा के। अब अरमान देखता है कि ये जो लेडी है उन 2 बैगों के साथ, मतलब जितनी दूर भी ये भागा उतनी दूर तक एक 50-55 साल की औरत, आंखें चमकदार, सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए, सलवार कमीज में है ये, और दौड़ के आ रही है। इमेजिन करो कैसा होगा, कि डर ना लगे तो डर लग जाए। ये गिरते हुए जैसे ही अपने आप को संभालते हैं तो देखते हैं कि इनके सिर के पीछे की तरफ वो खड़ी हुई है, लेटे हुए हैं, गिर के लेट गए हम, समझ लो आप। चोट वोट लग गई होगी शायद, पैर मुड़ जाता है, कुछ है। और वो पीछे सर की तरफ खड़ी हुई है अपने दोनों बैग लिए हुए, और वही स्माइल, अब तो तू मेरे साथ ही जाएगा। और वो बता रहे थे कि जब वो हंसी ना, और मुझे जो आखिरी टाइम उनकी याद है, वो जो हंस रही थी, तो हंसते हंसते मुझे ऐसा लगा कि उसके दांत बड़े हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब वो ज़्यादा डर गए हैं ना, तो और मन में और ख्याल बन जाते हैं इंसान के कि उसकी गर्दन लंबी हो गई या ये हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब नीचे से देखोगे तो शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दांत बड़े बड़े दिखेंगे। हो सकता है उनके दांत नॉर्मल से थोड़े बड़े ही हों, और वो था तो जिन ही। उन्हें ऐसा लगता है कि बात, वो हंसते हंसते उसके दांत बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन्हें सिर्फ वो आंखें याद हैं, वो चमकती हुई आंखें। और उन्हें पता नहीं, दिल का दौरा तो नहीं था, पता नहीं कैसा दौरा आ जाता है, और उन्हें कुछ याद नहीं है। उसके बाद वो बेहोश हो गए हैं। बेहोश होने के बाद उनके मुंह से झाग निकल रहा है। अब मुझे कैसे पता या उनको कैसे पता कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। जो ये दोस्त आगे दौड़ के गए हैं ना, तो पीछे देखते हैं, जब काफ़ी दूर आगे निकल आए हैं तो देखते हैं कि यार अरमान तो शायद पीछे ही रह गया। तो उनमें से जो खास दोस्त होता है ना, वो आपको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकता है। तो बोलता नहीं नहीं सब चलो वापस, और उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम। तो बड़ी हिम्मत करके उस तरफ आते हैं और देखते हैं कि अरमान रोड के बीचों बीच लेटा हुआ तड़प रहा है, और मुंह से झाग निकल रहे हैं उसके, जैसे कोई दौरा आना कहते हैं ना आप, कि दौरा आया हुआ है और झाग निकल रहे हैं मुंह से। देखते हैं आसपास कोई है नहीं, बड़े सेफ्टी से उसके पास जाते हैं। ऐसी हालत देखते के साथ उसे उठाया जाता है। उठा के अगल बगल में कोई रेडी वेडी कुछ होगी उस पर डालकर उसको पास के एक हॉस्पिटल कह लो या नर्सिंग होम टाइप कह लो, उस नर्सिंग होम में ले जाते हैं। और एक आदमी उनमें से भाग के जाता है उसके घर बताने के लिए। 1-2 आदमी लोग जाते होंगे, तो उनके घर जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे अरमान की तबीयत खराब हो गई अचानक से, और उसको दौरा आया हुआ है, और अरमान अभी तक
ऐसे ही मुंह से झाग फेंक रहा है। अरमान की मम्मी 10 मिनट भी नहीं लगाती हैं वहाँ से आते हुए। वो 4-5 किलोमीटर में से काफ़ी एरिया तो कवर कर चुके थे, घर इनका पास ही था अब यहाँ से। तो ये उसकी मम्मी लगभग थोड़ी देर में ही आ जाती है वहाँ पर। अब 10 मिनट 15 मिनट ही तो पता नहीं, लेकिन आ जाती हैं। अब उसके घर वाले जैसे उसकी हालत देखते हैं, उसके मम्मी पापा, अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता कि, और जब वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वो औरत दिखी, हम भागे और ये हुआ, और वो जो ताबीज़ था वो ताबीज़ उसके गले में नहीं है, वो देखते के साथ वो समझ जाती है कि ऐसा ऐसा है, मेरे बेटे के साथ पक्का उस जिन का ही सारा किया धरा है ये। तो उसकी अम्मी कुछ कंफर्म करने के लिए उसके कान में कुछ फूंकती हैं। अब क्या कंफर्म कर रही थी ये तो वही जाने, कि कुछ उन्होंने, जैसे हमारे मंत्र होते हैं कुछ, तो उन्होंने कुछ होगा, कुछ बोला होगा उसके मन कानों में। अब उसके कानों में बोलते के साथ ही उसके अंदर से एक अलग आवाज आने लग जाती है। समझ लो आपके जो वो जिन था ना, जो जिन थी, वो उसके अंदर है अब वो बाहर गेट पर मतलब कहीं भी नहीं है ना, वो रास्ते में है, अपने बैग उठाए कहीं, अब वो उसके अंदर आ चुकी है। दौरा हो गया ख़त्म, मुंह से जहाँ गाने बंद हो गए हैं। ये बोलते के साथ ही कान में पता नहीं क्या बोला उन्हें, अल्लाह का नाम बोला या कोई कलमा बोला। वो बोलते के साथ ही वो बोलती है एक अलग आवाज़ में कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा, तुम कुछ भी कर लो। और फिर वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ऐसी कोई बातों पे विश्वास ना ही आज करते हैं ना ही पहले करा करते थे। डॉक्टर उन्हें बोलता है कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। एक तो इतनी रात को डॉक्टर मिलता ही बहुत मुश्किल से, और वो बस फॉर्मेलिटी सी पूरी करने पे था डॉक्टर। वो आज की रात ये लोग कैसे काट लेते हैं। और सुबह उठते के साथ ही ये जो आंटी जी हैं अपने बेटे अरमान को लेकर घर भी नहीं गई। मतलब बेटे की रात को तबीयत ख़राब थी, लेकिन इनको पता है कि तबीयत ख़राब थी क्यों। तो ये सीधा वो दरगाह वाले जो वहाँ पे जो मौलवी साहब है उनके यहाँ ले जाती है, और दरगाह के सामने आते के साथ ही अरमान अंदर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। नॉर्मल आवाज़ में मना कर रहा है कि ऐसी नहीं उसके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। बोला नहीं नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और आप चलो। तभी वो मौलवी साहब दूर से देख लेते हैं, और आप मानो न मानो, जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, चाहे वो हमारे साधु महात्मा होते हों, कोई सिद्ध तांत्रिक हो या ये मौलवी साहब हों, इनके पास कोई पावर तो होती है कि ये लोग देखते के साथ ही बता देते हैं कि इसके साथ कुछ गलत हो रखा है। तो वो रोक देते हैं, बोलो जो भी इनके पिताजी का नाम है वो लेके, और वो वहाँ से अंदर से पानी सा उठा के और पानी लेके और पानी मारते हैं उसके ऊपर। उन्हें तो पता है कि कौन है। अब पानी मारते के साथ वो बिलबिला उठता है एकदम, और बिलबिलाते के साथ ही मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा मौलवी, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ तेरे से, मुझे तो ये लड़का पसंद है, बस मैं ये लड़का अपने साथ लेके जाऊंगी। तो बोले तू है कौन पहले ये बता। बोलो मैं एक जिन्नात हूँ, और ये लड़का मुझे बहुत नेक लगा और बहुत पसंद आया। अब ये लड़का मैं अपनी दुनिया में अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब उसकी माँ बगल में खड़े होके सुन रही है और रो रही है। अपनी दुनिया में ले जाने का मतलब मैं आपको बता दूं, वो कह रही है कि इसे मार कर और इसी रूप में, रूह के रूप में अपने साथ ले जाऊंगी, और जब तक ये मेरे साथ है, जब तक मैं इसके अंदर ही रहूंगी, और मैं किसी को ना परेशान करूंगी ना कुछ, और तुम्हारे घर की जितनी भी गरीबी है सब खत्म कर दूंगी। अब माँ को गरीबी दिख रही है ऐसे टाइम पे, या पिता को गरीबी दिख रही है। बोलो तू हमारे बेटे का पीछा छोड़, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। मेरे बेटे का पीछा छोड़, और मेरे बेटे के पीछे क्यों लग गई तू। मौलवी साहब बोले तुम चुप रहो, इससे मैं बात करूंगा। अब बात करते हुए वो अपनी जो कुछ भी वो पढ़ रहे होंगे आयतें, क्या बोल, अब जैसे हमारे कोई तांत्रिक साधु महात्मा या तांत्रिक होते या साधु महात्मा होते तो कोई मंत्र पढ़ते, तो जो भी उनके उर्दू में मंत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता है, वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह के नाम पर, और ऐसे
कि छोड़ दे इस बच्चे को, ये है वो है, और वो पानी वानी से छिड़क कर, और वो आपने देखा होगा कि आप किसी दरगाह पे जब गए हो तो एक कटोरे से में आग जली हुई होती है, उस पर वो कुछ पाउडर सा डालते हैं, इससे एक अलग सी वो उठती है, धुआं सा निकलता है। वो धुआं सा लेकर उसके चारों तरफ घूम जाते हैं और कुछ आयतें पढ़ने लगते हैं। तो आप सोच लो कि उसका शरीर बिल्कुल ऐंठा देती है वो अंदर से, लेकिन इतनी शक्तिशाली जगह खड़ी थी वो मतलब वो अरमान खड़ा है कि वहाँ तो किसी की चलनी नहीं है। ये बहुत सिद्ध पीर बाबा की दरगाह है कहीं उनके गांव के आसपास, और आसपास ही मस्जिद भी है। अब ऊपर वाले की शक्ति के आगे तो कोई भी शक्ति बेकार है। बड़ी मुश्किल से और लगभग काफ़ी देर के बाद वो अंदर से जाने को तैयार हो जाती है, और ये मौलवी साहब बोलते हैं कि अगर तू किसी और को परेशान करने का ना करने का वादा देती हो तो मैं तुझे जाने दूंगा इसके शरीर से आराम से, वरना तुझे कैद कर लूँगा। अब कैद करने का उनका जो प्रोसेस होता होगा उसे या तो पता होगा कि ये आदमी कर सकता है, वो हाथ जोड़ देती है एकदम कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं इसके शरीर से चली जाती हूँ और आइंदा इसके शरीर से नहीं तो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी, जा अपनी दुनिया में वापस चली जा। और ये थोड़ी देर में ही अरमान थोड़ा नॉर्मल सा होने लगता है और बाद में दरगाह के अंदर चला जाता है। और दरगाह के अंदर जैसे ही माथा टेकता है उन पीर बाबा की मज़ार पर, ये अपना एकदम नॉर्मल है। और नॉर्मल होने के बाद वो पीर जो काजी साहब हैं या मौलवी साहब हैं, वो एक अंदर से एक पक्का ताबीज़ बना के देते हैं मेटल का, जो कि उनके पास रखे होते होंगे, या तो हो सकता है उसके अंदर कुछ डाल डूल के लिख के उसके अंदर, मतलब याद रखना कि पूरी ज़िंदगी ये तावीज़ तुम्हारे गले से निकलना ही नहीं चाहिए, और जिस दिन ये निकल गया तो याद रखना ऐसी कोई ना कोई शक्ति तुम्हें परेशान कर देगी जैसी तुम लोग हरकतें करते हो। अब हरकतें थी क्या, ये किसी को टोकने की हरकत आप समझ लो कि आपने किसी को पहले से ये दिखा दिया कि मैं इतना अच्छा हूँ, और रात को ऐसी कंडीशन में जब आपको लग रहा है कि ये इंसान भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, तो कभी ऐसा मत करना। ना ही ऐसे रास्ते में इतनी रात को जैसे कोई है तो ऐसा रुकने की गलती मत करना। और लोग भी हैं दुनिया में, तुम अकेले ही नहीं हो, और अल्लाह सबको देखेगा। ये बात बताते बताते ये अंकल ज़्यादा सीरियस से हो गए। इतनी पुरानी बात थी लेकिन एक एक लफ्ज़ इनके मुंह से ऐसा निकल रहा था कि इन्हें इनके सामने ही बीत रहा है। ये बात लगभग 1-1.5 घंटा चली हमारे बीच में, और 1-1.5 घंटा मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाईवे पे थे हम लोग, तो हम लगभग मथुरा पहुँच चुके हैं। अभी रात को 11 बजे का समय हो गया है हमारा। अब ये पीछे जो दोनों महिलाएं हैं और मेरा दोस्त गौतम, ये थोड़े थोड़े डर गए। अब डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। रास्ता सुनसान, कंडीशन तो वही है, इस हाईवे पर ना तो लाइट्स इतनी अच्छी हैं और दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। मतलब इतनी रात को तो बहुत दूर दूर पे कोई गाड़ी आपके आसपास से आती दिखाई देगी, और अगर कहीं कोई गाड़ी दिख भी रही है ना और कोई बाहर खड़ा हुआ दिख रहा है तो अब तो ध्यान में वही आ रहा है कि भाई कोई जिन तो नहीं है। तो ये अंकल बता रहे हैं कि अब चाहे रास्ते में कोई कितना ही हाथ दे कुछ दे, अगर रात को ज़्यादा लेट टाइम हो रहा है तो मैं कभी नहीं रोकता। और मुझे ये सीख हमेशा याद रहेगी कि अपने मदद तो सबकी करो, लेकिन एक अनकंफर्टेबल जोन में जाकर नहीं। तो ये कहानी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और अरमान जो नाम है, मैंने इनका आपको रियल नेम नहीं बताया, फिर मेरे ऑफिस में खामखा ये बदनाम हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा है। अरमान दरअसल हमारे एक सब्सक्राइबर का नाम है जो दुबई में रहते हैं, और उन्होंने कहा था कि आप किसी वीडियो में मेरा नाम ले दीजिएगा आखिरी में या शुरू में। तो अरमान जी, आपका नाम आ चुका है और आपका कमेंट ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। कमेंट तो प्यारे प्यारे बहुत लोग करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब भी तो ऐसे लोगों से आप जान लेना कि जहाँ भी होता हूँ आजकल ऐसी बातें करने लग जाता हूँ, पूछने लग जाता हूँ, मतलब कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। तो चलिए, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है हमारी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और हाँ, जिसने कहानी सुनी और सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखना ये भूत रात को आपके पास जरूर आएंगे।